Good morning. Hello, defense aspirants. Welcome to Defense Guru, a unit of Centurion Education Private Limited. आज हम लोग बायोलॉजी के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो एनडीए के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में बात करें या एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं और ऐसे खास क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे, उनके बारे में डिस्कस करते जाएंगे. तो ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. तो बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर्स एनडीए के लिए क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इसको आप लास्ट सेशन तक बने रहेंगे तो आपके 50-60 क्वेश्चन के आसपास कवर आपका होगा और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए हैं. तो आप धीरे धीरे इससे आपकी तैयारी भी बेहतर होती जाएंगी. तो ठीक है, तो शुरू करते हैं. बायोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए. पहला क्वेश्चन है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ. जो एल्कोहल का फर्मेंटेशन होता है, अच्छा, फर्मेंटेशन की प्रोसेस याद रखेगा कि जैसे हमारे जो भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, एक होती है एनारोबिक और एक होती है एरोबिक. तो जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है वो एनारोबिक होती है, याद रखिएगा, एनारोबिक. जैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोसेस होती है वो एरोबिक प्रोसेस है और जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, उसको एनारोबिक प्रोसेस कहते हैं. तो फर्मेंटेशन कई चीज़ें, जैसे दूध से दही का बनना फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड का बनना फर्मेंटेशन और एल्कोहल का बनना भी क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन कहलाता है. तो कह रहा है कि फर्मेंटेशन जो होता है वो कौन करता है, वायरस, एल्गी, ईस्ट, बैक्टीरिया, कौन करता है. तो याद रखेंगे, देखो वायरस करता नहीं है, एल्गी करता नहीं है, बैक्टीरिया करता नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ईस्ट. इसका आंसर हो जाएगा क्या, ईस्ट हो जाएगा. अच्छा, ईस्ट जो होता है वो क्या है, एक फंगस है. जैसे कभी कभी पूछ लेता है ये क्वेश्चन, फंगस के बारे में पूछता है. फंगस पहली चीज़ सेप्रोफिटिक होते हैं, मतलब डेड और डिगे बॉडी पर ग्रो करते हैं फंगस. और फंगस का और एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे पूछा जाता है लाइकेन. तो लाइकेन इंडिकेटर किस चीज़ का होता है, SO2 का इंडिकेटर होता है, मतलब एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर होता है. लाइकेन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे एयर पोल्यूशन ना हो, वहाँ पे पाए जाते हैं. ठीक है, तो फंगस ही हो गया. पहली एंटीबायोटिक जो बनाई गई थी वो भी किससे बनाई गई थी, जो पेनिसिलिन बनाई थी वो भी क्या था, फंगस था. तो फंगस का काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. तो ईस्ट भी क्या है, एक फंगस है जो सेप्रोफिटिक नेचर का होता है. ठीक है, तो ईस्ट हम लोग फर्मेंटेशन की बात किए. ठीक है, तो ये एनारोबिक रिएक्शंस है, ईस्ट करता है, फंगस करता है, और ये फर्मेंटेशन की बात है, एल्कोहल फर्मेंटेशन. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग. ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. देखो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि किसी रिएक्शन को फास्ट कर देना. अच्छा, नेगेटिव कैटलिस्ट भी होता है, रिएक्शन को कम भी कर देता है, स्पीड को उसको क्या कर देता है, कम कर देता है. अच्छा, लेकिन कैटलिस्ट का जो हम लोग का मकसद होता है, कैटलिस्ट का रिएक्शन को फास्ट करने का होता है, ना कि स्लो करने का होता है. ठीक है, कुछ रिएक्शन में होते हैं, अलग बात है. तो जो भी कैटलिस्ट हैं वो क्या हैं, एन एंजाइम, एन अमीनो एसिड, एक कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन मालिक्यूल. तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो बायोलॉजिकल हैं, जो हमारी लाइफ से जुड़े होते हैं कैटलिस्ट, उनके बारे में बात करते हैं. बायो का मतलब होता है लिविंग कैटलिस्ट. वो क्या होते हैं, तो वो क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं. क्या होते हैं, एंजाइम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द कार्बोहाइड्रेट्स मोस्ट. कार्बोहाइड्रेट किस में सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है इसमें, इस ऑप्शन के हिसाब से. पहले है बार्ले, मेज, वीट, राइस. अच्छा, कार्बोहाइड्रेट जैसे हमारी बॉडी के अंदर देखें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीन चीज़ें जनरली चाहिए. बाकी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उनकी बातें अलग हैं. लेकिन जो मेजर हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट. तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारा इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, जो ग्लूकोज होता है हमारा. ठीक है, और ग्लूकोज जब स्टोर होता है ग्लाइकोजन में स्टोर होता है हमारी बॉडी के अंदर. जैसे पूछता है कि स्टोरेज फूड हमारी बॉडी का क्या है, तो ग्लाइकोजन है. ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहा है. अच्छा, कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, याद रखिएगा. अच्छा, यही ग्लूकोज जब किसी को डायबिटीज हो जाती है, उसका उसमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज मेलाइटस हो जाती है. ठीक है, अब बताइए कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा किस में है, बार्ले, मेज, वीट या राइस. तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बार्ले, मेज, राइस.
तो इसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाएगा? राइस में पाया जाएगा। याद रखेंगे, राइस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इन ऑप्शन के हिसाब से हम बात करें तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड विच। ऑस्ट्रिच जो है लिविंग बर्ड, सबसे बड़ी बर्ड जो है वो क्या क्या उसके बारे में है? पहला स्टेटमेंट, वॉक लाइक ए हॉर्स, हॉर्स की तरह चलती है। डज नॉट यूज इट्स विंग, वो अपने विंग का इस्तेमाल नहीं करती है। इट इज़ मोर एन एनिमल एंड नन ऑफ द अबव। तो क्या है, वो विंग का अपने इस्तेमाल नहीं करती है, बस यही आंसर हो जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? लार्जेस्ट सेल की बात करें तो ऑस्ट्रिच होती है। स्मॉलेस्ट सेल क्या होती है? माइकोप्लाज्मा होती है। और लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी सेल जो होती है ह्यूमन बॉडी में, नर्व सेल होती है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जानते हैं, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? प्लांट्स में पाया जाता है। प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। हम लोग क्या है, एनिमल क्या हैं? वो हेटरोट्रॉप होते हैं, जो दूसरों पे डिपेंडेंसी जिनकी होती है वो हेटरोट्रॉप होते हैं। हम लोग हेटरोट्रॉप हैं। और जो कि प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, तो वो ऑटोट्रॉप होते हैं। तो क्या कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस ए प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मैन्युफैक्चर कार्बोहाइड्रेट। इट इज अ प्रोसेस ऑफ नेचर, इन नेचर एब्जॉर्प्शन ऑफ सनरेज, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट। क्या आंसर होगा? तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है, याद रखें, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो होते हैं कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। और ऑक्सीजन गैस आती कहाँ से है? जैसे CO2 प्लस H2O। तो पूछा जाता है कि CO2 में भी ऑक्सीजन है, H2O में भी ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन मिलती कहाँ से है? तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? ऑक्सीजन आती है H2O से। याद रखें, जल ही जीवन है, याद रखेंगे। तो आंसर इसका यही हो जाएगा कि ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर कार्बोहाइड्रेट। क्लोरोफिल में मेटल कौन सा पाया जाता है? मैग्नीशियम। याद रखेंगे कि मेटल कौन सा पाया था? मैग्नीशियम पाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। द वाइटामिन विच इज जनरली एक्सक्रीटेड इन ह्यूमन यूरिन। ह्यूमन यूरिन में जनरली कौन सी विटामिन एक्सक्रीट कर जाती है? देखो, विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन और एक फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल जो विटामिन है वो पानी में घुल जाएंगे, फैट सॉल्युबल फैट में घुलेंगे, लेकिन वाटर में नहीं घुलेंगे। तो जो हमारी बॉडी में वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से? बी और सी। इसका मतलब बी और सी पानी में घुल जाने वाले विटामिन हैं। और जब पानी में घुलेंगे तो इसका मतलब हमारी बॉडी में यूरिन के साथ वो एक्सक्रीट कर जाएंगे। और स्पेशली टेम्परेचर डिपेंडेंट जो विटामिन होती है वो सी होती है। तो सी जो होती है वो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगी। वैसे बी भी आएगा, लेकिन मेनली कौन सी? सी के थ्रू आता है। ठीक है, वैसे जैसे हम बात करते हैं, विटामिन ए जो है हमारी आंखों के लिए होता है। विटामिन ई ब्यूटी विटामिन इसको कहते हैं। विटामिन की एक ब्लड क्लॉटिंग के लिए होता है। ठीक है, और विटामिन सी जो होता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। उसकी कमी से कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है? स्कर्वी हो जाता है, याद रखेंगे। विटामिन ए की कमी से कौन सी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। ई की कमी से स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। और के की ब्लड क्लॉटिंग डिले हो जाता है। और सी स्कर्वी आप जान रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द एज ऑफ मोस्ट एंशियंट जोलॉजिकल फॉर्मेशन इज द एस्टिमेटेड बाई। बस जैसे बहुत पुरानी चीज़ें हो गई, कभी कभी पूछ लेता कि बीरबल साहनी जो है, बीरबल साहनी पेलियोबॉटनी इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो याद रखेंगे लखनऊ में है बीरबल साहनी पेलियोबॉटनी इंस्टीट्यूट। पेलियोंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स कहलाती है। पेलियोबॉटनी का मतलब बॉटनी की रिलेटेड जो फॉसिल्स हैं उसको पेलियोबॉटनी। पेलियोंटोलॉजी वो स्टडी कहलाती है फॉसिल्स के। ठीक है, तो फादर ऑफ इंडियन पेलियोंटोलॉजी कौन है? बीरबल साहनी। ठीक है, तो कह रहा कि वो किससे एस्टिमेट करते हैं? रेडियम सिलिकॉन मेथड, यूरेनियम लेड मेथड, कार्बन 14 डेटिंग मेथड, पोटेशियम आर्गन मेथड। तो यहाँ पे कार्बन 14 मेथड, ये याद रखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, कभी कभी ये लेकिन बहुत लंबी उम्र तक के लिए नहीं पता लगाया जा सकता है। एक कम उम्र तक के लिए यह बात करते हैं। बहुत ज़्यादा पुरानी फॉसिल जैसे अर्थ वगैरह की अगर एस्टिमेट करनी है, हमें एज डिटरमाइन करनी है, तो उसके लिए यूरेनियम डेटिंग होती है। याद रखेंगे, यूरेनियम डेटिंग यहाँ वहाँ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं।
विथ विच डिजीज आर द इफर्ट ऑफ नियासिन डिफिशेंसी ऑफ्टन एसोसिएशन। कह रहा है कि नियासिन, पहले चीज नियासिन जो है वो कौन से विटामिन कहलाती है, तो नियासिन विटामिन B3 कहलाती है। तो उसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, पिलाग्रा, रिकेट्स, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस। तो कौन सी बीमारी हो जाती है, याद रखेंगे, पिलाग्रा। कौन सी बीमारी, पिलाग्रा। B1 की कमी से बेरी, B2 को कमी से चिलोसिस, और B3 की कमी से जो होती है बीमारी कौन सी होती है, पिलाग्रा होता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको देखो, आपको खास करके एनडीए की हम बात करें तो उस स्पेशली जो टॉपिक है विटामिन्स, ब्लड, डिजीज और ये सेल, ये सब टॉपिक आपको ध्यान में रखें तो बाकी ज़्यादा झंझट नहीं होगी, बाकी दिक्कतें नहीं होने वाली हैं। और हम आपको पूरा जो है कवर कर लेंगे, आपके जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन सब के बारे में कवर करेंगे, और जो प्रीवियस ईयर है वो सब भी हम कवर करते हुए चले जाएंगे, आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द सम टोटल ऑफ द ऑल केमिकल प्रोसेस इन द बॉडी इज कॉल्ड। कह रहे द सम टोटल ऑफ द ऑल केमिकल प्रोसेस इन द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोसेस होती हैं उनको क्या कहते हैं। पहला रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म, सिम्बायोसिस। तो रेस्पायरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, मेटाबॉलिज्म है, सिम्बायोसिस। देखो हमारी बॉडी में दो रिएक्शन होती है, या तो एनर्जी टूटेगी या तो एनर्जी जुड़ेगी। तो एनर्जी टूटना या जुड़ना, कैटाबोलिक रिएक्शंस, एनाबोलिक रिएक्शन। टूटने को कैटाबोलिक, जुड़ने को एनाबोलिक, दोनों को मिला के हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो याद रखेंगे, तो उसको प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। आंसर हो जाएगा मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। व्हाट इज द हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं। अभी तो स्टडी के बारे में बात हो गई कि हिस्टोलॉजी किस चीज़ की स्टडी कहलाती है। अच्छा, इट इज़ द सन क्योर। दूसरा है द स्टडी ऑफ पीरियडिकली फिनोमेना ऑफ द प्लांट्स। तीसरा है ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ टिश्यू। चौथा ऑप्शन है द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज ऑफ वाटर। तो हिस्टोलॉजी याद रखेंगे, पूछा जाता क्वेश्चन कि ये क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ टिश्यू। तो टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। जैसे सेल की स्टडी को साइटोलॉजी, एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी, फंगस की स्टडी को माइकोलॉजी, बर्ड की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी, स्नेल की स्टडी को मलेकोलॉजी, ट्री की स्टडी को डेंड्रोलॉजी, एनुअल रिंग की स्टडी को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं, एंट की स्टडी को मर्मिकोलॉजी कहते हैं। तो ऐसे कुछ स्टडी को आप जानते रहें। सॉइल की स्टडी पूछा जाता है, पीडोलॉजी कहते हैं। तो ऐसे स्टडी के बारे में बात करें। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, याद रखे रहें, ऐसे ध्यान देते रहें, बाकी आपके माइंड में सेट हो जाएगा सब। ठीक है, नेक्स्ट, विच विटामिन इज प्रोड्यूस इन द बॉडी बाय अल्ट्रा वायलेट रेज। करेक्ट, कौन सी विटामिन है जो अल्ट्रा वायलेट रेज को प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी। जैसे कभी कभी कह दिया कि फ्लू वगैरह हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, बर्ड फ्लू हो रहा, या कोई भी फ्लू वगैरह की बात करते हैं, तो कौन सी विटामिन हमें प्रोटेक्ट करती है। तो विटामिन ए है, विटामिन के है, विटामिन ई है, विटामिन डी है। तो याद रखेंगे उसमें सबसे ज़्यादा खास महत्वपूर्ण जो विटामिन है वो हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा क्या, डी आंसर हो जाएगा। तो विटामिन डी हमारी इम्यूनिटी के लिए है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा, जैसे पूछेगा कि सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी के लिए कौन सी विटामिन है, तो विटामिन सी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द डिजीज कास्ड बाय द बैक्टीरिया इज। कह रहे कि जो बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज हैं, बहुत सारी बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारियां होती हैं, बहुत सारे वायरस होते हैं, बहुत सारे फंगस से होते हैं। तो कह रहा है कि कौन सी डिजीज जो है बैक्टीरिया से होती है, कॉमन कोल्ड, टिटनस, पोलियो, रिंगवर्म। ठीक है, तो याद रखेंगे। देखें, जैसे पोलियो जानते हैं, पोलियो जो होता है वो रेबीज वायरस फैलाता है। ठीक है, कॉमन कोल्ड राइनो वायरस फैलाता है, राइनो वायरस। ठीक है, राइनो वायरस आजकल देख रहे हैं जो वायरस का पूरा प्रकोप ही चल रहा है, कोविड-19 जैसे वायरस का प्रकोप चल रहा है। ठीक है, तो भी वही इन्फ्लुएंजा टाइप का ही वायरस है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे रिंगवर्म है, तो रिंगवर्म जो है किससे होता है, फंगस से होता है। ठीक है, और एक ऑप्शन बचा है टिटनस, तो वो टिटेनी जो बैक्टीरिया होता है वो होता है। तो टिटेनी क्या है, बैक्टीरिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, टिटनस। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर कह रहा कि एंजाइम्स क्या होते हैं? तो कह रहा कि एंजाइम्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मॉल्ट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, प्रोटीन्स हैं। क्या है? एक चीज़ याद रखेंगे, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर। सभी एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, और प्रोटीन जो होती है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है, ना कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो याद रखेंगे एंजाइम कैसे होते हैं, उनका नेचर कैसे होता है? प्रोटीनियस होता है। याद रखेंगे प्रोटीनियस नेचर के होते हैं एंजाइम्स, ठीक है। इस तरीके से सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान देते रहें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड? ब्लड फॉर्मेशन के लिए कौन सा विटामिन? देखिए एक चीज़ जैसे पूछेगा कौन सा आयंस हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, कौन सा आयन हेल्प करता है, तो याद रखें कैल्शियम आयन हेल्प करते हैं। तो हेल्प कौन करेगा? कैल्शियम आयन। कौन सा प्रोटीन? तो नाम है फाइब्रिन या फाइब्रिनोजन। तो प्रोटीन का नाम है फाइब्रिन या फाइब्रिनोजन, ठीक है। तो ये तो प्रोटीन हो गई, फाइब्रिन हो गई, फाइब्रिन प्रोटीन हो गई, कैल्शियम हो गया, फाइब्रिन हो गई। कितने देर में क्लॉटिंग हो जाना चाहिए? 2 से 5 मिनट के अंदर क्लॉटिंग हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ये तो हो गया कि ब्लड क्लॉटिंग क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या। और एंजाइम का नाम होता है थ्रोम्बोकाइनेज। याद रखेंगे थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम होता है जो क्लॉटिंग के लिए हेल्प करता है। अब बात आई कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो विटामिन क्लॉटिंग की अगर हम बात करें तो विटामिन के हेल्प करता है, या लेकिन ये बात कर रहा है फॉर्मेशन की बात कर रहा है। तो ब्लड फॉर्मेशन के लिए जो हेल्प करेगा विटामिन B12, जिसका नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन। तो पूछेगा कौन से विटामिन जिसमें कोबाल्ट पाया था, तो विटामिन B12 याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट इन टोबैको इज? कह रहे कि टोबैको में जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो क्या है? पहला ऑप्शन है स्मोक, मार्फिन, एंजाइम, निकोटीन। तो सभी को पता होगा ये क्वेश्चन का आंसर कि जो हार्मफुल सब्सटेंस है टोबैको में वो क्या है? निकोटीन। तो निकोटीन की प्रॉब्लम जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल जाएगा वो हमारे लिए नुकसान करेगा। तो निकोटीन याद रखेंगे, हार्मफुल सब्सटेंस टोबैको में यही होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द विटामिन विच इज जनरली एक्सट्रैक्ट इन ह्यूमन यूरिन? कह रहे कि कौन सी विटामिन जो ह्यूमन की यूरिन से एक्सट्रैक्ट होती है, ह्यूमन की यूरिन में पाई जाती है? तो विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी, अभी हम लोग ने जिक्र किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम? कह रहे कि कॉटन फाइबर, कॉटन में आपने देखा होगा कॉटन फाइबर होते हैं, तो कॉटन फाइबर जो में वो ऑब्टेन होता है किस पार्ट से ऑब्टेन होता है? लीफ है, फ्रूट है, स्टेम है, सीड है? अच्छा, याद करेंगे जैसे आपसे पूछेगा सैफरन, केसर जो होता है वो क्या है? केसर जो होता है वो स्टिग्मा और स्टाइल होता है। याद रखेंगे स्टिग्मा एंड स्टाइल होता है केसर। उसी तरीके से जैसे आपसे पूछेगा कोकोनट का जो क्वायर होता है जिससे रस्सियाँ बनाई है, तो कोकोनट का ऊपर जो कवरिंग ब्राउन कलर का होता है उसको क्वायर बोलते हैं। तो क्वायर जो होता है वो पूछेगा एपीकार्प होता है, मेजोकार्प होता है, इंडोकार्प होता है। तो वो क्वायर जो होता है ब्राउन कलर का जो क्वायर होता है जिससे रस्सियाँ बनाई जाती हैं वो मेजोकार्प का होता है। और कोकोनट में कौन सा पार्ट खाया जाता है? वो क्या खाता है? लिक्विड इंडोस्पर्म। क्या खाता है? इंडोस्पर्म। ये याद एडिबल पार्ट में याद रखेंगे। लीची, लीची में जो वाइट पार्ट होता है वो खाया था, उसको बोलते हैं एरिल। क्या खाते हैं? एरिल खाते हैं, याद रखेंगे लीची में। इसी तरीके से एप्पल और पियर, एप्पल और पियर में जो खाते हैं कौन सा पार्ट खाते हैं एप्पल और पियर में? थैलमस। क्या खाते हैं? थैलमस खाते हैं। एप्पल और पियर जो होते हैं वो फाल्स फ्रूट होते हैं, याद रखेंगे फाल्स फ्रूट होते हैं। और एक और फ्रूट बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का मतलब होता है ऐसे फ्रूट जिनका डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पी। तो पार्थेनोकार्पी वाले जो फ्रूट होते हैं वो कौन से हैं? ग्रेप्स और बनाना, तो वो होते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो है कॉटन फाइबर जो होता है वो ऑब्टेन्ड कहाँ से होता है? लीफ से, फ्रूट से, स्टेम से, सीड से। तो कहाँ से? उसके फ्रूट से, ठीक है। तो उसके फ्रूट से डेवलप होता है। अच्छा हाँ, एक गोल्डन फाइबर होता है जिसको जूट हम लोग कहते हैं, गोल्डन फाइबर, जूट। और जूट के जो जिस पार्ट से जो है वो फाइबर निकाला जाता है,
जो फाइबर निकाला जाता है, तो पूछेगा वो क्या होता है, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, क्या होता है? तो याद रखेंगे वो फ्लोएम का पार्ट होता है, वो पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। कॉटन फाइबर के बारे में बात हो गई। फिर कह रहा है कि फॉसिल्स आर पेट्रिफाइड प्लांट एन एनिमल बरीड अंडर द रॉक एंड अर्थ विच इज रिवील। कह रहा है कि जो फॉसिल्स, जो एनिमल और प्लांट है वो जो नीचे दब जाते हैं रॉक वगैरह के अंदर, वो और बाद में फॉसिल्स वो जो बनते हैं, तो वो क्या फ़ायदे उसके, क्या हमें बेनिफिट है। पहला कह रहा है डिफरेंट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन, एक्शन ऑफ अर्थ ऑन एनिमल्स, कैपेसिटी ऑफ अर्थ, प्रिजर्वेटिव एनिमल्स, नन ऑफ देम। तो कौन सा आंसर इसका सही होगा? तो ये जो फॉसिल्स मिलते हैं उनका कार्बन डेटिंग करते हैं या यूरेनियम डेटिंग करते हैं, तो कार्बन डेटिंग से हमें ये पता चलता है कि वो प्लांट व एनिमल कितने साल पुराना है। तो हमको क्या पता चलता है? डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन, जो एवोल्यूशन की थ्योरी वगैरह दी गई है इन्हीं सब सिद्धांतों के आधार पर दी गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा कि द लिक्विड दैट कम आउट ऑफ द रबर ट्री इज कॉल्ड। कह रहा जो लिक्विड निकलता है रबर से, जिससे रबर बनाया जाता है, वो ट्री का कौन सा पार्ट होता है? मिल्क होता है, लैक्टोज होता है, सिलिकॉन होता है, लेटेक्स है, क्या होता है? तो देखें उसको क्या बोलेंगे। अच्छा, मिल्क जानते हैं, मिल्क में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती? विटामिन सी नहीं पाई जाती है। और मिल्क में कौन सा मेटल नहीं पाया जाता है? आयरन नहीं पाया जाता है। लैक्टोज जो शुगर पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? मिल्क में पाई जाती है। नेचुरल शुगर की हम बात करें तो सबसे कम जो मीठी शुगर होती है वो लैक्टोज होती है। सबसे ज़्यादा मीठी शुगर जो होती है वो फ्रक्टोज होती है। फलों में पाई जाने वाली शुगर जो होती है फ्रक्टोज होती है। शुगर केन में पाए जाने वाली शुगर जो होता है सुक्रोज होता है, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं। अच्छा, तो कह रहा है कि अच्छा सिलिकॉन की बात करें, लेटेक्स की बात करें। अच्छा, जैसे सिलिकॉन जो होते हैं, जैसे जो सोलर लाइट वगैरह होती हैं, तो सोलर लाइट वगैरह में जो मेटल की जो कवरिंग ऊपर से की जाती है जिससे सनलाइट आके अब्जॉर्ब होती हैं, वो सिलिकॉन की कवरिंग की जाती है, ठीक है। तो वो याद रखेंगे सिलिकॉन। तो अब लास्ट आंसर बचता है लेटेक्स, तो यही लेटेक्स होता है, उसी को लेटेक्स से ही हम लोग रबर निकालते हैं। आंसर याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोफोबिया इज द काज्ड बाई। हाइड्रोफोबिया जो होता है वो किसके द्वारा, मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है पानी, फोबिया का मतलब होता है डर। कह रहा कि लॉस ऑफ वाटर, मेंटल टेंशन, बैक्टीरिया, रेबीज वायरस। किसके द्वारा हाइड्रोफोबिया होता है? तो एक बीमारी है रेबीज। तो रेबीज जो दिक्कत करता है, उसका वायरस जो दिक्कत करता है, अच्छा जनरली हम लोग जानते हैं डॉगी के काटने से होता है। तो डॉगी ही क्यों, डॉगी है, मंकी है, कैट है, और ये सब एनिमल्स जो है उनकी वजह से हो सकता है। तो उनके सलाइवा में ही प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से इन्फेक्टेड डॉगी जो है वो फैला सकता है। और इसका असर 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद ही पता चलता है, पहले नहीं कि जैसे डॉगी ने कट कर लिया, मैड जो हो उसके बारे में बात करें, इन्फेक्टेड डॉगी की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि 6 महीने बाद सिम्टम्स आ जाएंगे, नहीं, 5 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, या उससे ज़्यादा लग सकते हैं। तो उसमें यही दिक्कत होती है कि पानी देख के डर लगता है, तो बीमारी का नाम क्या हो जाती है? हाइड्रोफोबिया। तो क्रिटिकल कंडीशन में ये दिक्कत होती है। तो वो हाइड्रोफोबिया जो काज करता है वो कौन सा वायरस करता है? रेबीज वायरस। और ये दिक्कत कहाँ करता है, क्यों ऐसा बिहेव होता है? क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम को दिक्कत करता है, हमारे ब्रेन को दिक्कत करता है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स विच इज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। हम लोगों ने जिक्र किया जैसे हमें क्या क्या चाहिए, प्रोटीन है, फैट है और कार्बोहाइड्रेट है, ये 3 चीज़ें चाहिए। और रेशियो भी पूछा था कि कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा, फिर प्रोटीन और फैट लगभग बराबर। तो 4:1:1 का रेशियो होता है, 3:1:1 का रेशियो, 3:1:1 का रेशियो होना चाहिए। तो कह रहा है कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किस में होगी? प्रोटीन है, फैट है, स्टार्च है, शुगर है। तो किस में सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है? तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो होती है इनमें वैल्यू जो होती है, कैलोरी जो होती है वो लगभग बराबर होती है, उसके लगभग 2 गुना ज़्यादा जो है फैट में होती है। तो सबसे ज़्यादा कैलोरी जो मिलती है उससे किससे मिलती है? फैट से। इसलिए फैट वाली चीज़ें, जैसे जिनका वेट वगैरह ज़्यादा है उनको फैट मना किया जाता है, या ओवरऑल सबको मना किया जाता है कि फैट ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैलोरी जो होती है 4.1 के समथिंग जो होती है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का होती है, और
9.1 के समथिंग के आसपास जो है वो फैट की होती है, तो डबल लगभग एनर्जी होती है। तो उसके बारे में बात हो गई, ठीक है। अच्छा, जैसे हम बात करें यहाँ पे प्रोटीन वगैरह की बात कर रहे थे कि नाइट्रोजनस जो होती है वो कौन सी है, प्रोटीन है, फैट है या कार्बोहाइड्रेट है। तो नाइट्रोजनस जो फूड हमारा है वो क्या है, प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन नाइट्रोजनस है, ठीक है। और ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक। अच्छा, और डाइजेशन की स्टार्टिंग भी हमारी कहाँ से होती है, माउथ से होती है। सबसे पहला जो डाइजेशन होता है वो कार्ब का डाइजेशन स्टार्ट होता है, स्टमक में हमारे जो है प्रोटीन का डाइजेशन होना शुरू होता है, ठीक है। फिर है कह कि एक्साइटमेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज काज्ड बाई, ह्यूमन बॉडी में जो एक्साइटमेंट होता है वो कौन सी ग्लैंड काज करती है। ऑप्शन है एड्रिनल ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड। तो कौन सी ग्लैंड जो है वो एक्साइटमेंट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी ग्लैंड की बात करें आप, कौन सी सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, लीवर। सबसे छोटी ग्लैंड का नाम क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, पेंक्रियाज। पेंक्रियाज जो होती है वो मिक्स ग्लैंड होती है, क्योंकि उससे एंजाइम भी निकलता है, हार्मोन भी निकलता है। लेकिन सबसे बड़ी ग्लैंड से कोई भी एंजाइम नहीं निकलता, लीवर से कोई भी हार्मोन नहीं निकलता, याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करें कि जो एक्साइटमेंट के लिए जो होती है वो कौन सी ग्लैंड काज करती है, तो वो ग्लैंड का नाम है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है उसी से जो एड्रेनलिन निकलता है उसको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं हम लोग। इमरजेंसी का मतलब होता है कि कोई भी क्रिटिकल कंडीशन आ गई, गुस्सा देने वाला हार्मोन। जब किसी को जब गुस्सा आता है तो उसके लिए जिम्मेदार जो होता है वो यही होता है। कोई खतरनाक जानवर हमारे पास मिल जाता है तो भागता है पर्सन, वो किसकी वजह से, एड्रेनलिन की वजह से। तो जब एक्साइटमेंट वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है, एड्रेनलिन है, याद रखेंगे। अच्छा, तो ये हो गया कि एड्रेनलिन जो होता है वो इमरजेंसी हार्मोन है। इसको 3F हार्मोन भी कहा जाता है। 3F मतलब होता है फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट। हिंदी में बोलते हैं इसको लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। अच्छा, जो ग्लैंड होती है वो दो टाइप की होती है, एक एक्सोक्राइन और दूसरा होता है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जो होता है उससे निकलता है एंजाइम, और एंडोक्राइन से जो निकलता है वो हार्मोन निकलता है। तो याद रखें, हार्मोन कहाँ से निकलता है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड से। इसीलिए स्टडी को बोलते हैं हम, जो हार्मोन की स्टडी होती है उसको बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, थायराइड जो होता है, थायराइड के कई हार्मोन होते हैं, T3 है, T4 है। थायराइड हार्मोन जो होते हैं ये TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये T3, T4 और TSH, ठीक है। जिसकी जानते हैं कि आयोडीन, उस हार्मोन में आयोडीन होता है जिसकी वजह से घेंघा रोग वगैरह हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कह द नेम ऑफ विटामिन काज द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। अभी हम लोग ने पढ़ा था कि ब्लड फॉर्मेशन के लिए विटामिन B12 होता है, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन होता है, विटामिन E है, विटामिन के है, विटामिन C है और विटामिन A है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, विटामिन के हो जाएगा। फिर हम बात कर रहे हैं कि ब्लड क्लॉट करने कितने देर में हो जाना चाहिए, 2 से 5 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। मेटल जो आयंस की ज़रूरत होती है वो कैल्शियम आयन की ज़रूरत होती है। जो उसमें प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन या फाइब्रिन होता है, और एंजाइम जो होता है थ्रोम्बोकाइनेज होता है, याद रखेंगे। विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो विटामिन कैसे कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि द मोस्ट एबंडेंट गैस इन द एयर इज हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है, ये हर किसी को पता है। कौन सी ज़्यादा है, नाइट्रोजन। 78% के आसपास जो है वो 78% के आसपास कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। और दूसरे नंबर पे गैस ऑक्सीजन पाई जाती है, और तीसरे नंबर पे गैस कौन सी होती है, आर्गन होती है। याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन पोल्यूटेड गैस। याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है नॉन पोल्यूटेड होती है, और ओजोन जो होता है वो पोल्यूटेड गैस होती है। याद रखेंगे, ये जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो पूछा जाता है कि यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस जो होती है हाइड्रोजन होती है, दूसरे नंबर पे हीलियम होती है। लेकिन एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन होता है, ठीक है। सन वगैरह में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में भी कौन सी, ड्यूटेरियम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं,
द ऑर्गन ऑफ द बॉडी विच इज लाइकली टू बिकम डिजीज्ड एज ए रिजल्ट ऑफ कंटिन्यू हैवी ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल बिवरेजेज। कोई भी पर्सन है जब एल्कोहल ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो एल्कोहल का डाइजेशन मेनली जो होती है हमारे स्टमक में हो जाती है, लेकिन जो हमारी टॉक्सिक चीज़ें होती हैं वो लीवर में जाके जमा होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, किसी पर्सन ने जो है पॉइजन खा लिया तो पॉइजन का असर कहाँ जाएगा, लीवर में जाएगा। इसलिए एल्कोहल जब ज़्यादा होगा तो सबसे ज़्यादा डैमेज होंगी सेल किसकी, लीवर की। याद रखें, रीजनरेशन पावर, फिर से आर्गन का डेवलपमेंट जो होता है, रीजनरेशन पावर जो होती है वो सबसे ज़्यादा लीवर की होती है और सबसे कम जो होती है हमारे नर्व सेल की होती है, मतलब हमारे ब्रेन की होती है। तो कहाँ पे दिक्कत करेगी, हमारे लीवर को प्रॉब्लम कर देगी। लीवर में सिरोसिस हो जाती है, लीवर में दिक्कत होने लगी, लीवर सड़ने लगता है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कास्ड बाई वायरस। कौन सी बीमारी है जो वायरस के थ्रू होता है। बहुत सारी बीमारियां हैं वायरस के थ्रू होती हैं। ऑप्शन है टाइफाइड, मलेरिया, डायबिटीज, फ्लू। टाइफाइड की बात करें तो टाइफी एक बैक्टीरिया होता है, टाइफी। तो टाइफी जो होती है वो क्या है, बैक्टीरिया है। मलेरिया, मलेरिया के बारे में जानते हैं। मलेरिया का वेक्टर जो होता है वो फीमेल एनाफिलीज होता है। अब आपसे पूछेगा मलेरिया कास्ड बाई, तो मलेरिया कास्ड बाई प्लाज्मोडियम। मलेरिया कास्ड बाई कौन सा, प्लाज्मोडियम। लेकिन उसका वेक्टर कौन सा है, वो क्या है, फीमेल एनाफिलीज है, मॉस्किटो जो है। अच्छा, एक मछली होती है, फिश होती है, जो मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है। पर डे करीब 100 लार्वा खाती है। उसका नाम होता है गंबूजिया। तो उस फिश का नाम है गंबूजिया। याद रखेंगे, गंबूजिया फिश जो है वो खाती है। तीसरा है डायबिटीज। तो डायबिटीज जो होती है बीमारी, डायबिटीज आप जानते हैं ये वायरस बैक्टीरिया से नहीं होती है, ये डिफिशिएंसी वाली प्रॉब्लम है या एक्सेस वाली प्रॉब्लम है। जब हमारी बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो यहाँ पे दिक्कत होती है। मतलब इंसुलिन की जब कमी हो जाती है तो ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वो प्रॉब्लम अलग से है। और फ्लू जो है, इसका मतलब यही आंसर बचा। तो फ्लू जो है कैसी बीमारी है, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये सब बीमारियाँ जो होती हैं, जो जितनी फ्लू वाली बीमारियाँ हैं वो सब कैसी बीमारियाँ हैं, ये वायरस से होने वाली बीमारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आफ्टर द बर्थ। आफ्टर द बर्थ इट इज बिलीव दैट द बॉडी इज ऑन लॉन्गर एबल टू फ्रॉम कह रहा कि बर्थ के बाद बॉडी इज ऑन लॉन्गर एबल टू फ्रॉम बोन सेल, स्किन सेल, नर्व सेल या रेड ब्लड सेल्स। लंबे समय तक लॉन्गर एबल फ्रॉम बर्थ के बाद तक रहती हैं। तो बोन सेल, स्किन सेल, नर्व सेल और रेड ब्लड सेल्स। कौन से सेल रह जाती हैं, तो नर्व सेल्स। कौन से रह जाती हैं, लॉन्गर एबल टू नर्व सेल। नर्व सेल बची रहती है लास्ट तक, वो कहा जाता है उसके। और चूंकि रीजनरेशन पावर भी सबसे क्या होती है, कम होती है, तो नेचर उनके हिसाब से बना के रखता भी है कैसे क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ए यूनिवर्सल ब्लड डोनर हैज़ ब्लड टाइप। यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड होता है, तो देखो यूनिवर्सल एक होता है रिसीवर और एक होता है डोनर। डोनर ऐसा होता है कि हर किसी को ब्लड दे सकता है, और रिसीवर कौन होता है, जो सबसे ब्लड ले सकता है। जो ब्लड ग्रुप बने हैं ए बी और ओ, ये क्या है, एंटीजन है, और उनके अगेंस्ट क्या होते हैं, एंटीबॉडी। एंटीजन जो होते हैं वो आरबीसी की सरफेस पर पाए जाते हैं। एंटीबॉडी जो है वो प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। और जो ब्लड ग्रुप है, वो जो ब्लड ग्रुप होता है उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है। तो चाहे जिससे भी ब्लड ले सकता है, चाहे भी जिसको ब्लड दे सकता है, क्योंकि एंटीजन नहीं है। एंटीबॉडी उसके पास दोनों होती है, ए भी होती है और बी भी होती है। इसलिए सबको ब्लड तो दे सकता है लेकिन किसी से ले नहीं सकता ओ के अलावा। इसी तरीके से ए बी जो है उसके पास एंटीजन कोई नहीं होता, एंटीजन दोनों हैं लेकिन एंटीबॉडी उसके पास कोई नहीं, इसलिए उसके जब दुश्मन ही कोई नहीं है तो चाहे जिससे ब्लड ले ले। तो ए भी सबसे ले सकता है क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी नहीं होती है, और ओ सबको ब्लड इसलिए दे सकता है क्योंकि उसके पास एंटीजन नहीं होती है। तो
अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी जो किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर को ब्लड ग्रुप के बारे में जाना जाता है, ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी के बारे में जाना जाता है। आरएस फैक्टर कार्ल लैंडस्टीनर और उनके एक साथी थे वीनर, उन्होंने जो है डिस्कवरी किया था। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो दिया था विलियम हार्वे, याद रखेंगे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वॉज गिवन बाई विलियम हार्वे। ठीक है, तो यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन सा है? ओ है। अच्छा, ओ में भी पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें तो ओ नेगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, जबकि ए बी पॉजिटिव जो होता है वो रिसीवर होता है। तो ओ नेगेटिव जो होता है यूनिवर्सल डोनर है, और ए बी जो होता है पॉजिटिव की बात करें यूनिवर्सल रिसीवर होता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये ब्लड के बारे में बात। नेक्स्ट आते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस आर प्रोड्यूस। जैसे ट्विंस आपने देखा होगा, जेनेटिक ट्विंस जो है वो 3 टाइप के दिखते हैं आपको। एक ट्विंस ऐसे होते हैं कि जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि एक प्रोड्यूस होता है, हर मंथ फीमेल से एक प्रोड्यूस होता है, और एक स्पर्म जाके फ्यूज करता है, उसको फर्टिलाइजेशन करता है, तो एक एम्ब्रियो बन के तैयार हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अबनॉर्मल कंडीशन है कि दो एग प्रोड्यूस हो गए एक साथ, तो 2 स्पर्म जाके फ्यूज करेंगे, तो वो आपने ट्विंस देखा होगा, वो अलग अलग दिखाई देते हैं कि हो सकता है एक लड़का हो एक लड़की हो, या हो सकता है दोनों लड़के हों, या हो सकता है दोनों लड़की हों, लेकिन अलग अलग दिखते हैं। चेहरा कोई एक पता चला गोरा दिखा है, काला दिखा है, ये दोनों का अलग अलग, मतलब फेस कटिंग हर चीज़ें अलग अलग दिखेंगे। इसका मतलब वो अलग अलग एग से प्रोड्यूस हुए हैं। एक ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए एग जो है वो एक ही एग है, और उसको स्पर्म जो है फ्यूज किया, और फ्यूज करने के बाद जब सेल डिवीज़न करती हैं, सेल डिवीज़न करने लगी, उस दौरान बीच से वो जो है जब स्टेजेज आ जाते हैं, गैस्टुला, ब्लास्टुला वाला ब्लास्टोमिया जो होती हैं, ब्लास्टुला वगैरह की स्टेज में आ जाती हैं, जब 64 स्टेजेज में आती हैं, 128 स्टेज में आती है, तो बीच में डिवाइड हो जाती हैं। जब बीच से डिवाइड हो जाती हैं तो कभी कभी आपने ट्विंस देखा होगा आपस में चिपके रहते हैं, तो वो आइडेंटिकल क्या रहते हैं, मतलब वो उसमें लड़का ही होगा दोनों लड़के, या तो लड़की होंगी तो दोनों वही होंगे। और एक कंडीशन और बन सकती है, या अगर वो जुड़े होते हैं या अलग हो सकते हैं, तो जनरली आपने देखा होगा कि अलग आसानी से हो जाते हैं, और कभी कभी आपने देखा चिपके भी रहते हैं, तो ये आइडेंटिकल होते हैं। जो चिपके हुए हों या एक जैसे दिखने वाले हों, जो अलग अलग दिखते हैं वो 2 अलग अलग एक से प्रोड्यूस होते हैं। तो कह रहे हैं कि आइडेंटिकल ट्विंस की बात करें, वो जनरली हम लोग वही देखते हैं जो 2 बच्चे अलग अलग हुए हैं, मतलब एक ही जैसे बच्चे हुए हैं, उनको हम लोग आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। 1 स्पर्म फर्टिलाइज 2 एग, 1 egg fertilized with the 2 sperm, 2 egg are fertilized, 1 fertilized egg divide into 2 blastomere in both the separate। हमने बोला कि ब्लास्टुला स्टेज जो आती है उसमें आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और सेम एक जैसा ही हूबहू स्ट्रक्चर बन के 2 तैयार हो जाते हैं, 2 बच्चे तैयार होते हैं। तो उसमें ऐसी कंडीशन आती है, तो उसको हम लोग आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन चीफली अफेक्ट ग्रोथ ऑफ। तो कह रहे कि जो एसटीएच है, याद रखेंगे, जो ग्रोथ हार्मोन है उसका दूसरा नाम है एसटीएच होता है। एसटीएच मतलब सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, किस चीज़ को इफेक्ट करता है ग्रोथ को? बोन एंड मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड और हेयर्स। तो सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन जो होता है मेनली जो इफेक्ट करता है किसको? बोन और मसल्स को। याद रखेंगे किसको इफेक्ट करता है? बोन और मसल्स को इफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ। निमोनिया जो होता है एन इन्फेक्शन ऑफ, निमोनिया जो है कहाँ पे इन्फेक्शन करता है बीमारियाँ? ज़्यादातर निमोनिया आप देखते हो, जैसे अभी कोविड-19 का ही केस अगर देखें तो इसमें जो रेस्पिरेटरी सार्स की बात करें, सार्स 2013 से शुरू हुआ था, और फिर यहाँ पे फिर से आ गया है। कोविड-19 की बात करें अगर हम, तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो ये रिस्पायरेशन से रिलेटेड ही है कि इसमें सांस लेने में तकलीफ ज़्यादा होती है। तो निमोनिया भी वही चीज़ है कि छोटे बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि छोटे बच्चे भी ज़्यादा सांस खींचने लगते हैं, निमोनिया हो जाता है उनमें। तो कहाँ की दिक्कत है? नर्वस, ब्लड, स्किन और लंग्स। तो सांस खींचने की प्रॉब्लम मतलब किसकी दिक्कत होगी? लंग्स की। याद रखें, निमोनिया कहाँ की प्रॉब्लम है? वो लंग्स की प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि मॉडर्न नॉमेनक्लेचर ऑफ द प्लांट एंड एनिमल इज द बेस्ड ऑन द सिस्टम डिवाइड बाई।
कह रहे कि मॉडर्न नॉमेनक्लेचर ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, जो मॉडर्न नॉमेनक्लेचर है वो किसने दिया था? लिनियस, डार्विन, मॉर्गन, अरिस्टोटल। तो किसने दिया था? एक नाम, बहुत बड़ा नाम आता है, कैरोलस लिनियस का सिस्टम नेचुरी उन्होंने दिया था। इन्होंने आर्डर बनाया था, पूरा हायरकी तैयार किया था कि किंगडम होते हैं, फिर उसके बाद और पूरे पूरे किंगडम आता है, फाइलम आता है, क्लास आता है, फिर ऑर्डर आता है, फैमिली आती है, जीनस है, स्पीसीज है, इस तरीके से पूरा पूरा सिस्टम है। तो सबसे बड़ी यूनिट जो होती है वो किंगडम होती है, सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो स्पीसीज होती है। उन्होंने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, मतलब हर किसी भी प्लांट एनिमल के दो दो नाम दिया, जैसे मैंगो है तो मैंगीफेरा इंडिका, ह्यूमन है तो होमोसेपियंस है ना। तो इस तरीके से उन्होंने, जैसे हाउस फ्लाई है, तो सबके मतलब जो भी नाम उन्होंने दिए थे, तो नाम डबल डबल नाम ही दिया गया था। तो इसीलिए जो है, क्यों? क्योंकि डबल नाम देने का मतलब कि पूरी दुनिया में कहीं भी आप जाएं तो वो डबल डबल आपके नाम मिलते रहेंगे, जिससे कोई भी ये ना समझ पाए कि जैसे अभी मान लो आप मैंगो बोल रहे हैं, कहीं किसी स्टेट में जाएं तो कुछ और नाम बोलेंगे, लेकिन पूरी यूनिवर्सल है कि मैंगो को जो नाम मैंगीफेरा इंडिका दिया गया है तो वो हर जगह वही आप बोलेंगे तो हर जगह पता चलेगा, साइंटिफिक नेम है। तो मैंगीफेरा जो होता है वो जीनस होता है, इंडिका जो होता है वो क्या है? स्पीसीज है। तो चाहे हॉर्स का नाम ले, हाउस फ्लाई का, मॉस्किटो का, चाहे जिसका नाम दें, तो अर्थवर्म का, हर जगह सबका जो है वो बाइनामियल ही नॉमेनक्लेचर के हिसाब से दिया जाता है। और कुछ एनिमल में जो है वो दोनों नाम एक ही होते हैं, जैसे नाजा नाजा, जैसे कोबरा का नाम जो है नाजा नाजा है, तो वो तो दोनों का एक ही नाम है। तो वो सिर्फ एनिमल में ही ऐसा नाम मिलता है, प्लांट में ऐसा नाम नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैरोलस लिनियस। हार्ट, ब्रेन, लंग, स्पाइनल कॉर्ड, किडनी एंड लीवर आर द कॉल्ड। तो हार्ट है, ब्रेन है, लंग्स है, स्पाइनल कॉर्ड है, किडनी है, लीवर, ये सभी क्या कहलाते हैं? वाइस आर्गन, आर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, डाइजेस्टिव सिस्टम, वाइटल आर्गन। तो ये सभी आर्गन क्या कहलाते हैं? वाइटल आर्गन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वाइटल आर्गन कहलाते हैं। ठीक है, तो वाइटल आर्गन हो गए। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी का, अच्छा विटामिन ए का सबसे रिचेस्ट सोर्स क्या होता है? कैरेट है, पपाया है, लीवर है, ये सब अच्छे हैं सोर्स हैं। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा होता है? सनलाइट होता है। अगर कह दें सनलाइट के अलावा सबसे बेहतर सोर्स कौन सा होता है? लीवर, कॉर्डाइल या लीवर सबसे बेस्ट सोर्स होता है। तो उस तरीके से विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा होता है? पोटैटो है, मीट है, बटर है, ऑरेंज है। तो इनके हिसाब से तो ऑरेंज हो गया। वैसे सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है? आंवला होता है। और सेकंड नंबर पे लेमन वगैरह की बात करते हैं, तो सबसे नंबर 1 पे जो होता है वो आंवला होता है। जैसे आपसे पूछेगा ग्रीन चिली, ग्रीन चिली में कौन सी मेनली विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन सी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अच्छा, तो ये जिक्र हो चुका है हम लोग का। डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन अफेक्ट द एबिलिटी टू सी इन द डिम लाइट। करें कि डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन अफेक्ट द एबिलिटी टू सी इन द डिम लाइट। तो किस विटामिन की कमी से डिम लाइट में प्रॉब्लम होगी? तो कह रहा कि पहला ऑप्शन है ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। हमारे आंखों में दो पिगमेंट्स होते हैं, एक रॉड्स होता है, एक कोन्स होता है। तो किस पिगमेंट्स की कमी से? जैसे रॉड जो होता है रोडोप्सिन पिगमेंट से बना होता है, तो वो रॉड की जब कमी हो जाती है तो वो रात में देखने में प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो याद रखेंगे, इसके बारे में बात हो गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए। अच्छा, एक बीमारी कलर ब्लाइंडनेस होती है, याद रखेंगे। कलर ब्लाइंडनेस जो बीमारी होती है उस बीमारी में जो है रेड और ग्रीन में डिफरेंस नहीं हो पाता है। तो रेड और ग्रीन में डिफरेंस, और वो ऐसी बीमारी है जिसका कभी इलाज नहीं होता है, क्योंकि जेनेटिकल बीमारियाँ, जेनेटिकल बीमारियों का कोई क्योर नहीं होता है, याद रखेंगे। लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस हो गई तो उसका इलाज बिल्कुल होता है। वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल इज दैट ओनली द प्लांट्स कंटेन्स। अगर प्लांट एनिमल सेल के बारे में बात करें तो प्लांट में क्या पाया जाता है जो एनिमल में नहीं पाया जाता है? पहला ऑप्शन है सेलुलोज, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन। तो क्या होता है प्लांट में जो एनिमल में नहीं होता? पहला ऑप्शन है सेलुलोज,
हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, तो क्या होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सेलुलोज। जो कि याद रखेंगे सेलवाल किस में पाई जाती है? प्लांट सेल में। एनिमल सेल में सेलवाल नहीं पाई जाती, सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है, लेकिन सेलवाल किस में पाई जाएगी? प्लांट सेल में। याद रखेंगे प्लांट सेल में सेलवाल पाई जाती है, जो कि सेलुलोज की बनी हो सकती है, हेमिसेलुलोज की बनी होती है, लिग्निन की बनी होती है। तो सेलुलोज याद रखेंगे प्लांट सेल में पाया जाता है। द आइडिया ऑफ द हॉस्पिटल शुड बी वेरी क्लीन वाज द सजेस्टेड बाई, कि हॉस्पिटल जो होते हैं वो एकदम क्लीन होना चाहिए, वो किसका आइडिया था? ऑप्शन है लिस्टर, लिवेनहॉक, हुक, मेंडल। तो याद रखेंगे रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज सबसे पहले किया था। मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं। पहली बार लिविंग सेल की खोज, पहली बार बैक्टीरिया की खोज लिवेनहॉक ने किया था। और जोसेफ लिस्टर जो एंटीसेप्टिक या हम लोग जो क्लीन करते हैं, जैसे सर्जरी वगैरह में जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो भी चीज़ें होते हैं, उनको ऑटोक्लेव में रखा जाता है, उनको स्टरलाइज करने की प्रोसेस। तो स्टरलाइजेशन की प्रोसेस के बारे में जो बताया था किसने? जोसेफ लिस्टर ने बताया था। तो ये आंसर हो जाएगा जोसेफ लिस्टर। ये वाइट सेल काउंट इज हेल्प इन द डिटरमाइनिंग द वेदर द पेशेंट हैज़। WBC क्या डिसाइड? WBC जैसे RBC, WBC प्लेटलेट्स हमारे क्या करती हैं? क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। RBC हमारे जो है ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं, कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है, ये सब ट्रांसपोर्ट में मदद करती हैं। लेकिन जो WBC है हमारी बॉडी की आर्मी है, और आर्मी को क्या काम होता है? आर्मी का क्या होता है? प्रोटेक्शन। और अगर लड़ाई हुई तो आर्मी को ही पहले सामने आना पड़ता है। तो अगर हम लोग WBC के काउंट करते तो क्या हमें देखना पड़ेगा कि एन इन्फेक्शन, RH फैक्टर, एंटीटॉक्सिन या डायबिटीज। तो क्या होगा उसमें? कोई इन्फेक्शन होगा तो पस फॉर्मेशन वगैरह बनेगा। तो अगर इन्फेक्शन है तो इसका मतलब WBC लड़ाई कर रही है किससे? फॉरेन एलिमेंट से लड़ाई कर रही है, इसकी वजह से पस फॉर्मेशन वगैरह बन रहा है। तो WBC काउंट में अगर कमी आई तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर हुआ है। जैसे कभी पूछ लेता है कि HIV वायरस अटैक किस जगह पे करता है? तो WBC के सेल्स पे करती हैं। WBC का काउंट जो है वो क्या कर देता है? कम करने लगता है, हमारी इम्यूनिटी घट जाती है, तो दिक्कत है। इम्यूनिटी के लिए हमारे पास WBC होती हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। और वो भी HIV वायरस जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड RNA का बना होता है, और वो WBC के T लिम्फोसाइट या हेल्पर T सेल पर अटैक करता है, याद रखेंगे। पोलियो इज द डिजीज ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड काज्ड बाई। तो कह रहा कि पोलियो जो होती है वो किसके कारण होती है? मैल न्यूट्रिशन, मतलब कुपोषण के कारण, वायरस है, जर्म है, नॉन न्यूट्रिशन। तो किसके थ्रू होता है? याद रखेंगे आप, ये वायरस से होता है। याद रखें किससे होता है? वायरस से। तो वायरस से होता है, याद रखें, वायरस। नेक्स्ट है द मलेरियल पैरासाइट इज द ट्रांसमिटेड टू मैन बाई। तो मलेरिया का जो पैरासाइट है वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? द आइस, द फ्लिया, द मॉस्किटो, द फ्लाई। किसके थ्रू? मलेरिया काज्ड बाई प्लाज्मोडियम। बर्ड वेक्टर जो होता है उसका क्या होता है? फीमेल मॉस्किटो, वो भी एनाफिलीज, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेजियस डिजीज, कौन सी डिजीज है जो कंटेजियस है? कंटेजियस का मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है। स्मॉल पॉक्स, टाइफाइड, कॉलरा, बेरी। तो कौन सी बीमारी है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो सकता है? तो आपको पता ही है, बेरी विटामिन कमी से है। कॉलरा, टाइफाइड के बारे में आपको पता ही है। स्मॉल पॉक्स, छोटी माता, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। ठीक है, जैसे आजकल कोविड-19 की बात करें तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, तो पूछेगा ये कौन सी बीमारी है? कंटेजियस डिजीज है। और कोविड-19 में भी सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया था, याद रखेंगे। अच्छा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बनता है? फैट, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड और प्रोटीन। तो कार्बन डाइऑक्साइड H2O विद द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट प्रोड्यूस ग्लूकोज C6H12O6 एंड ऑक्सीजन। तो उसमें क्या बनता है? तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। टिटेनस इज काज्ड बाय द बैसिलस एंड इफेक्ट। टिटेनस जो होता है उसमें जो लॉक जॉ हम लोग बोलते हैं डिजीज, लॉक जॉ, तो इसमें टेढ़ा हो जाता है बदन, जो है बॉडी जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो ह्यूमन ब्रेन, नर्वस सिस्टम, स्किन या नन ऑफ देम।
तो इसमें टिटेनस जो होता है वो किस जगह पर अटैक करता है? तो याद रखेंगे नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है टिटेनी जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है। डेंगू फीवर इज काज्ड बाई, तो डेंगू फीवर किसके थ्रू होता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, एल्गी, वायरस। तो डेंगू जानते हैं डेंगू किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, एल्गी, वायरस। तो आंसर इसका क्या होगा? डेंगू वायरल है, डेंगू वायरल बीमारी है, याद रखेंगे। लाभ जेनेटिक्स वाज स्टेब्लिश बाई, लाभ जेनेटिक्स किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल, हुगो डे ब्रीज, चार्ल्स डार्विन, थॉमस मॉर्गन। तो किसने दिया था लाभ जेनेटिक्स? फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने पाइसम सेटाइबम या गार्डन पी पे रिसर्च किया था, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। हुगो डे ब्रीज जो म्यूटेशन थ्योरी के बारे में जिक्र किया था। चार्ल्स डार्विन के बारे में आप जानते हैं, चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दिया था, और मॉर्गन वगैरह जो है ड्रोसोफिला वगैरह पे एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्हें लिंकेज वगैरह के बारे में पता लगाया था, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस इज द काज्ड बाई, स्लीपिंग सिकनेस एक बीमारी होती है, वो किसके थ्रू होती है? बैसिलस, वायरस, प्रोटोजोआ, नन ऑफ द अबव। तो स्लीपिंग सिकनेस किसके थ्रू होती है? बैसिलस है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, किसके थ्रू? स्लीपिंग सिकनेस, इसमें इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाती है, नींद की दिक्कत हो जाती है, तो मेनली होती है किसके थ्रू? प्रोटोजोन्स के थ्रू, तो प्रोटोजोआ के थ्रू ये बीमारी होती है। तो बस आज के लिए बस हम लोग इतना ही करते हैं। आज का सेशन इतना हम लोग ने किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में किया, और फिर हम लोग अगर हम आगे बात करते हैं तो और भी क्वेश्चन का जिक्र करते रहेंगे, आगे और भी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन की जितना से हो सकेगा आपसे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।